Assalamu alaikum everyone. आज आई एम गोइंग टू शेयर माई ऐसे आउटलाइन विद यू गाइस बिकॉज यू बीन आस्किंग मी फॉर सो लॉन्ग। तो मैंने सोचा कि अभी अभी जो मैंने रिसेंटली बनाई है ऐसे आउटलाइन उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह से जनरेट करनी चाहिए एक आउटलाइन, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खुद से तैयारी कर रहे हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। सबसे पहले आपने एक टॉपिक लेना है, ठीक है, जिसके आप ऊपर आप ऐसे अटैम्प्ट करने वाले हो। होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स वॉज द टॉपिक विच आई सिलेक्टेड, ठीक है। उसके ऊपर आपने सबसे पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। एंड टॉपिक दिस टॉपिक स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। होप इज़ द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, हमें इससे पता चलता है और इसके ऊपर ही हमने पूरा ऐसा जो है वो अपना जनरेट करना है कि ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, जो बंदे से काम करवा कर रहती है, ठीक है। एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी पावरफुल मोटिवेशन है जो आपसे काम करवा देती है। कभी कभी वो काम जो आपको इम्पॉसिबल नज़र आ रहा होता है, इम्प्रॉबेबल नज़र आ रहा होता है, वो होप आपसे करवा देती है। और किस तरह करवा देती है उसी के ऊपर हमने अपनी पूरी आउटलाइन जनरेट करनी है, ठीक है। तो जब मुझे समझ आ गई, इस ऐसे को मैंने इंटरप्रेट कर लिया इन माई हेड। और यू कैन राइट इट डाउन कि ऐसे की पेपर की बैग के ऊपर आप जो भी आपकी थॉट्स हैं आप उनको फ्रीली लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हो एट द बैक ऑफ द पेपर, ठीक है। कि जो जो आपके जहन में आता है, कोई इंपॉर्टेंट थेरी हो सकती है, कोई आप कोई फ़िलोसॉफिकल आइडिया हो सकता है, ठीक है, या कोई रिसर्च हो सकती है, तो वो सब चीज़ें ना आप लिखते जाओगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। आउटलाइन आई कैन मेक अ वेरी गुड आउटलाइन, ठीक है, क्योंकि टीचर्स ने भी मेरी आउटलाइन जो है वो प्रूव की हैं काफ़ी दफ़ा, ठीक है, चेक करवाई हैं मैंने। मुझे बॉडी पैराग्राफ्स में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, लेकिन आउटलाइन आई कैन मेक एन इम्प्रेसिव आउटलाइन एंड यू इट गेट एन आइडिया एट द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग अपनी करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखें कि किस तरह से कुछ चीज़ें फिर उनको मैंने चेंज भी किया है कि नहीं, इसको इस हेडर के नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, एज़ यू कैन सी। तो ये कोई मैंने 4-5 पेजेस की ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक ऐसी आउटलाइन मेरे पास बन गई जिसको मैंने नीट कर लिया, ठीक है। तो नीट किस तरह से किया है वो भी आप यू कैन लाइक ओके। सबसे पहले आपने ऐसे का नाम लिख लिया है, होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, राइट। उसके बाद फिर आप उसका देते हो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के हेडर के नीचे मैंने कोई थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी, क्योंकि अब आपके जो टॉपर्स हैं वो कह रहे हैं कि थीसिस स्टेटमेंट उन्होंने नहीं लिखी और उन्होंने टॉप कर लिया, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि एग्जामिनर के लिए थीसिस स्टेटमेंट इतनी अहमियत नहीं रखती। आपने अपना स्टांस जो है ना वो ऐसे के अंदर लेना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप थीसिस स्टेटमेंट के अंदर स्टांस लो। आप वो स्टांस जो है जब आप अपनी बॉडी स्टार्ट करते हो ना ऐसे की, उसकी उसका जो मेन हेडर होता है उसके अंदर आप अपना मेन स्टांस लेते हो और एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि अच्छा ये आउटलाइन ये अच्छी होने वाली है या ये ऐसे अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो किस तरह से स्टांस लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इसका जो थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी उसके बारे में मैम फाहरा का रेफरेंस है जो वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट में, ठीक है। वो उन्होंने अपने टाइम में वो टॉपर थी ऐसे की और उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी। अभी जो अख्तर नाजिर हैं, आई गेस उन्होंने CSS PMS दोनों में ऐसे टॉप किया है, उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी, ठीक है। तो हमें ये रेफरेंस मिल जाता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें थीसिस स्टेटमेंट जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोची थी, मैं काम करी थी काफ़ी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर, फिर जब मुझे इतने ज़्यादा रेफरेंसेस मिले तो आई वाज लाइक ओके आई शुड स्किप इट, क्योंकि मुझे ज़्यादा ईजी है इस तरह करना, ठीक है। एंड आई गॉट 30 मार्क्स एंड आई डिड नॉट राइट द थीसिस स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि एग्जामिनर चेक करता है इवन इफ़ यू हैव रिटन द थीसिस स्टेटमेंट और नॉट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन का हेडर ऐसे ही है। सेकंड जो है ना, अब मैं अपनी थोड़ी सी एक्सप्लेन करने वाली हूँ अपने ऐसे का जो टाइटल है उसको, ठीक है। हमें उसने स्टेटमेंट दी थी होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, तो हम कहेंगे कि व्हाट इज़ होप, होप बेसिकली है क्या, एंड व्हाई इज़ इट रेफर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स। उसके लिए हम लोग बता रहे हैं, हम अब ये लिखने वाले हैं कि इस पैराग्राफ में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, मेन चीज़ें हम बता देंगे। होप इज़ अ कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल रिसोर्स फॉर अचीविंग गोल्स, यानी कि होप को हम किस वे में लेने वाले हैं इस पैराग्राफ के अंदर, वो हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसके बाद एक थ्योरी है होप के रिलेटेड, स्नाइडर्स होप थ्योरी, जिसमें हम एजेंसी और पाथवेज़ की बात करते हैं। एजेंसी इज़ द गोल और पाथवेज़ वो तरीके होते हैं जिसके ज़रिए से हम लोग जो है वो होप के ज़रिए अपने गोल्स को अचीव करते हैं। आप इसको डिटेल से पढ़ भी सकते हो, स्नाइडर्स होप थ्योरी, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि होप क्या होती है और उसको हम द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद हम आगे जहाँ पे हमने अपना स्टांस लेना है और उसके बाद हमने बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना स्टांस लेते हैं। द पावर ऑफ होप कैन ट्रांसफॉर्म सीमिंगली इम्प्रॉबेबल सिनेरियोज इनटू टैंजिबल रियलिटीज़, ठीक है। हमें जो चीज़ें इम्प्रॉबेबल नज़र आ रही होती हैं कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, होप हमें हेल्प करती है कि हम उन सीमिंगली इम्प्रॉबेबल जो सिनेरियोज हैं या सिचुएशंस हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर सके टैंजिबल रियलिटीज़ के अंदर, ठीक है। उनको अपनी जो होप्स हैं या अपने जो गोल्स हैं उनको मटीरियलाइज़ कर सकें, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा जनरल से स्टार्ट करना चाहती थी। तो पहला पैराग्राफ जो हम बॉडी पैराग्राफ करेंगे उसको मैंने थोड़ा सा फैंसी
जो है वो हेडर दिया है, ठीक है। सब हेडिंग है, ठीक है, हमारे बॉडी पैराग्राफ का पहला पैराग्राफ है, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे ऑन अ बार्क ऑफ होप नेविगेटिंग थ्रू द केओस एनाइलेशन एंड अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी कि होप की कश्ती के ऊपर बैठकर हम लोग जो केओस है, एनाइलेशन है, तबाही है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, उसमें से गुजर रहे हैं। आजकल ऐसा ही है, आपको पता है। और थोड़ा सा हम बताएंगे कि आजकल जो है वो क्या सिचुएशन चल रही है। सर्वाइविंग इन एन ईपॉक ऑफ हॉट वॉर्स एंड एन अलार्मिंग डेथ ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है, हॉट वॉर्स हैं, लेकिन हम सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव होप, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एनआरकी है, लॉलेसनेस है, हम लोग आजकल विटनेस कर रहे हैं फ्लेग्रेंट वोलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू टू होप, ठीक है। तो ये पहला बॉडी पैराग्राफ जो है, इसके बारे में हमने बात करना है कि रिसेंटली क्या सब कुछ चल रहा है दुनिया के अंदर, ठीक है, और होप हमें किस तरह से हेल्प करती है टू नेविगेट थ्रू ऑल दीज सिचुएशंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में है होप इंश्योर्स द रिससिटेशन ऑफ कंडीशंस आफ्टर डिज़ास्टर्स। जब डिज़ास्टर्स स्ट्राइक करते हैं कम्युनिटीज़ को, सोसाइटीज़ को, ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ होती है होप, जो हमें रिहेबिलिटेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो उसमें कुछ हम किन चीज़ों की बात करने वाले हैं। राइज ऑफ फिनिक्स फ्रॉम एशिस, ये हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया। रिहेबिलिटेशन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, के किस तरह से एटॉमिक बॉम्ब पहली दफ़ा हिस्ट्री में गिराए गए थे कई शहरों के, इन दो शहरों के ऊपर, और किस तरह से उन्होंने फिर जो है वो रिहेबिलिटेशन किया, क्योंकि होप थी। उस होप ने जो है उस रिहेबिलिटेशन में हेल्प किया है। सेकंड, बैक टू द नॉर्मल आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। अब पेंडेमिक जब स्ट्राइक करती है तो हमें लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो चीज़ जो हमें इन पेंडेमिक्स के बाद या एपिडेमिक्स के बाद नॉर्मल की तरफ वापस लेकर आती है, वो होती है होप, ठीक है। सो वी आर डन विद द 2 पैराग्राफ्स एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड पैराग्राफ। सॉरी। अच्छा, आई रियली लाइक दिस लाइक the statement, the hope of independence has the audacity to win the independence। अब audacity of hope, I guess ये ओबामा की बुक है, तो वहाँ से मैंने ये लिया था, audacity of hope, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये स्टेटमेंट बनाई थी कि अगर इंडिपेंडेंस की होप है तो वो इतनी पावरफुल है कि वो आपको इंडिपेंडेंस दिलवा कर रहेगी, ठीक है। उसके अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अ टेल ऑफ अ हैंडफुल ऑफ होपफुल इंडियंस अगेंस्ट देयर कॉलोनियल मास्टर्स, ठीक है। किस तरह से हमने आज़ादी ली है अपने कॉलोनियल मास्टर से। उसके बाद फ्रॉम द सन्स ऑफ लिबर्टी टू वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि जो जिन लोगों ने हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पढ़ी, उनको पता है कि सन्स ऑफ लिबर्टी कौन है और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया था, और उनका एक होप था या ड्रीम था कि हम इंडिपेंडेंस जो है वो अब अपनी कॉलोनीज़ के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अब फोर्थ बॉडी पैराग्राफ के अंदर, फिर देखेंगे हम उसमें क्या बात करने वाले हैं। दैट इज़ होप सस्टेन्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट टिरनी, ठीक है। जहाँ कहीं भी जुल्म है या कोई ऐसी ऊपर गवर्निंग बॉडी है जो बहुत सफाक है, जुल्म करती है, तो उसके अलावा उस सिनेरियो में होप जो है ना वो हमारी रेजिस्टेंस को ज़िंदा रखती है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ों की, द एंड्यूरिंग डिफाइंस ऑफ कश्मीरीज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। जो आपको पता है कि 75 साल से कश्मीरी जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। क्यों? क्योंकि एक होप है जो ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। होप उनको चलाई जा रही है कि नहीं, एक दिन आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, एक दिन आप इस टिरनी से जो है वो निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली हम बात करने वाले हैं अनआर्म्ड गजन्स कंटेंडिंग द मिलिट्री एडवांस्ड इसराइल। अब किस तरह से आपके जो गजन्स हैं वो अनआर्म्ड हैं, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिलिटरीली एडवांस्ड इसराइल के सामने खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में एक होप है जो उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम फिफ्थ बॉडी पैराग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। होप एम्पावर्स द वीकेस्ट टू ओवर पावर द फोर्सेज ऑफ इनक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। अब जो वीकर साइड होती है ना, या जो माइनॉरिटी या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, अगर उनके हाथ में होप है ना, तो वो ओवर पावर कर सकते हैं फोर्सेज ऑफ इनक्वालिटी एंड इनजस्टिस को, ठीक है। तो वो होप उनको जो है वो पावरफुल बना देती है, ठीक है। इसके अंदर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, यानी हमने आइडिया दे दिया हम इस पैराग्राफ में क्या बात करने वाले हैं। फ्रॉम द थर्ड स्टेट टू द प्रोजेनेटर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमें पता है कि फ्रांस में 3 स्टेट होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी होती थी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और सेकंड स्टेट जो लाइक इंपीरियलिस्ट थे या जो लैंड लॉर्ड्स वगैरह थे वो, और थर्ड स्टेट आम लोगों को कहा जाता था, ठीक है। तो वहीं से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो किस तरह से जो वीक होते हैं ना सोसाइटी में, वो रेवोल्यूशंस लेकर आ सकते हैं, वो किस तरह से ओवर पावर कर सकते हैं इनक्वालिटी या इनजस्टिस को, क्योंकि उनके पास होप हो अगर होगी, ठीक है। उसके बाद हम एन अफ्रीकन केस ऑफ अपार्थाइड, हम इसकी बात कर सकते हैं कि किस तरह जो अफ्रीकन्स थे उन्होंने अपार्थाइड को किस तरह से फेस किया है और किस तरह वो उससे निकले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सिक्स्थ बॉडी पैराग्राफ के ऊपर, जो है अबाउट होप सर्व्स एज द वाइटल सपोर्ट टू द पेशेंट्स बैटलिंग क्रोनिक इलनेसेस, ठीक है। जो लोग क्रोनिक इलनेसेस से लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, होप उनकी सपोर्ट बन जाती है, ठीक है। उनको हेल्प करती है
डे टू डे उनके सर्वाइवल में, रिकवरी में, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द होप इन रिकवरी, किस तरह से होप जो है वो हेल्प करती है आपको रिकवर होने में, साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। फिर होप इनहेंसिस रेजिलियंस, इंप्रूव्स इमोशनल वेलबींग एंड प्रमोट्स पॉजिटिव थिंकिंग ऑब्वियसली, ठीक है। इसके साथ ही वी मूव ऑन टुवर्ड्स द 7th बॉडी पैराग्राफ और उसको देखते हैं। होप होप एंडेवर्स टू मेटामॉर्फोज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इनटू अ फेमिनिस्ट वन, ठीक है। अब होप जो है ना वो हमें पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि अगर पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है तो फिर भी वुमेन स्ट्रगल करती हैं, और केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर उनकी स्ट्रगल्स जो हैं वो रंग लाती हैं। क्यों? क्योंकि होप होती है उनके अंदर। उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कि होप एक है जो अफ़गानी विमेन है उनके दिल में, ठीक है। तो वो लड़ रही हैं अगेंस्ट दी जेंडर हायरार्की इन अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो उसके बाद केस ऑफ कोलंबिया, अभी अभी ये न्यूज़पेपर में रिसेंटली आपको पता है कि कोलंबिया में हिस्ट्री में पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हुई हैं हिस्ट्री में, ठीक है। और एक टाइम वो था कि जो कोलंबियन विमेन थी दे वर फाइटिंग फॉर यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, यानी कि उनको भी वोटिंग के राइट मिलने चाहिए। और आई गेस आई एम नॉट श्योर 1952 या 56 में जाकर उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं, ठीक है। जबकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड लाइक यूनिवर्सल सफरेज आ चुकी थी और वुमेन जो हैं दे हैड बीन लाइक ग्रांटेड दे वो राइट टू वोट, ठीक है। लेकिन कोलंबिया में जाके 1950s में ये वोट वुमेन को मिला, और यानी कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और अब टाइम वो आ पहुंचा है कि उनकी हिस्ट्री में पहली एक औरत प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो रिसेंट इवेंट्स में, ठीक है। तो एक होप थी जो वुमेन स्ट्रगल करती रही हैं और उनकी जो है वो किस तरह से मेहनत रंग लाई है। उसके अलावा फिर हम विड मूव ऑन टुवर्ड्स द 8th बॉडी पैराग्राफ। होप ऑफ अ बेटर टुमारो प्रोपेल्स द सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब फ्यूचर का हमें होता है ना कि अच्छा कल आए, एक होप होती है, तो फिर हम इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के अंदर। उसकी एग्जाम्पल है AI एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5 IR5, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो होप इनकरेजेस द इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, आने वाले कल में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हमें होप होती है दैट वी आर गोइंग टू लिव इन दैट टुमारो और मे बी अवर नेक्स्ट जनरेशंस, ठीक है। तो होप जो है वो सब प्रोपेल करती है। पॉवर्टी एलिविएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुल्क के अंदर हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें होप है कि हम भी एक डेवलप्ड मुल्क बनेंगे या एक अच्छा मुल्क लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारा भी शुमार होगा, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकली भी आप कुछ एग्जांपल्स उठा सकते हैं, क्योंकि आपने 10-11 पैराग्राफ तो बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं ना, आपने वर्ड्स पूरे करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम लोग आ जाते हैं 9th बॉडी पैराग्राफ के ऊपर। व्हेन ब्लैक बिकेम द कलर ऑफ होप, हम अब हिस्ट्री में से बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे आई हैव अ ड्रीम, MLK's मार्टिन लूथर किंग्स पावरफुल होप इन द फेस ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, ठीक है। एक पावरफुल होप थी MLK की इन द फॉर्म ऑफ आई हैव अ ड्रीम, जो कि उनकी बहुत फेमस स्पीच है, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ लेसर गोड अगेंस्ट द ह्यूब्रिस ऑफ वाइट पावर, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ लेसर गोड ये नाम दिया गया था ब्लैक पीपल को बाय माया एंजेलो, जो कि एक ब्लैक पोइटेस थी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी शायरी की है। शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो वहाँ से मैंने ये उनके ली थी, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गोड अगेंस्ट द ह्यूब्रिस ऑफ वाइट पावर जो आपके वाइट अमेरिकन्स थे, ठीक है, उनके खिलाफ। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो जो ब्लैक्स ने स्ट्रगल की है अमेरिका में उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स की स्ट्रगल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका जो बॉडी पैराग्राफ है दैट इज़ गोइंग टू बी होप फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इंस्पायर्स इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। जब हमें बहुत मायूसी है, पैसिमिज्म है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारा जो है वो तबाह बर्बाद होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो उस दौरान में एक होप जो है ना फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर दैट इंस्पायर्स इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स अराउंड द ग्लोब, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें हम बात कर सकते हैं फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर की, ठीक है। और उसके साथ हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ओके, अब थोड़ी सी हमने होप की एंटीथेसिस की बात करनी है, ठीक है। एंड द एंटीथेसिस ऑफ होप इज़ डिस्पेयर, मायूसी, ठीक है। तो हम कहेंगे इफ़ होप सीजेस टू एग्जिस्ट, अगर होप ख़त्म हो जाए, इस दुनिया से ना हो, तो फिर क्या क्या होगा? यूबिक्विटी ऑफ डिस्पेयर, नायलिज्म एंड पैसिमिज्म, ठीक है। तो यूबिक्विटी हो जाएगी, हर जगह क्या होगा? डिस्पेयर, नायलिज्म एंड पैसिमिज्म। इसके अलावा एनर्की वुड रूल द वर्ल्ड, ठीक है। लाइफ वुड बी सोलिटरी, पुअर, नास्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट, ठीक है। ये आपको आई गेस ये जब आप रियलिज्म अगर पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशंस में तो ये चीज़ आप वहाँ से उठा सकते हो। उसके बाद अनसर्टेनिटी वुड इनहिबिट प्रोग्रेस, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इनइक्वालिटीज़ वुड बिकम परपेचुअल एंड देन वी वुड कंक्लूड अवर ऐसे। आपने मुझे बताना है कि आपको ये ऐसे की आउटलाइन जो है वो कैसी लगी है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन आपने देख ली है, जो मेन हेडर्स हैं वो आप मार्कर से लिख लो, और जो मेन पैराग्राफ्स हैं उसके नीचे उनको आप अंडरलाइन कर लो ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से, और जो नीचे क्या उन पैराग्राफ में क्या बात करने वाले हो यू कैन राइट लाइक देम डाउन जस्ट एज इट इज़, ठीक है। तो दैट इज़ इट।
एंड कितना टाइम आपको लगना चाहिए एक जनरेट करने में आउटलाइन, आई गेस 40 to 45 मिनट्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने फिर लिखना भी है उसको, ठीक है। तो 40 से 45 मिनट्स लें इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक रफ़ आउटलाइन ऑन द बैक ऑफ द पेपर जनरेट करने में, ठीक है। फिर हम लोग आके बात करेंगे कि आप जो आपने लिखना स्टार्ट किया ना, आपने सिर्फ मेन पे उसी की हेडिंग देनी है। जितनी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी आउटलाइन जो है वो कोई 3 या 4 पेजेस पे आने वाली है, तो 3-4 पेजेस आपने छोड़ के अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है। आप पहले इंट्रोडक्शन का हेडर दोगे, और इंट्रोडक्शन अपना जब आप पूरा लिख लोगे पेपर में, तो फिर आपने नीट आउटलाइन में दूसरा हेडर देना है, ठीक है, उससे पहले नहीं, ठीक, क्योंकि जो आपकी बैक पे रफ़ आउटलाइन है आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, या हो सकता है कि ऐसे लिखते हुए कोई नई चीज़, कोई नया पॉइंट आपके ज़हन में आ जाए तो आप उसको ऐड भी कर सकते हो नीट आउटलाइन में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक पैराग्राफ लिख लोगे ऐसे के अंदर, तो नेक्स्ट आउटलाइन जो है वो फिर आपने नीट देनी है पीछे से देखकर, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। आई होप कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन माई आउटलाइंस, ठीक है, ताकि ये अच्छी अच्छी और अच्छी और अच्छी हो जाएं, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर लाइक स्टेइंग विद मी। अल्लाह हाफिज़।